हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। अफगानिस्तान वॉर की यादें जिंदा थीं। मेरे कंधे पर लगा वो गोली का निशान अब भी दर्द देता था। उस एक गोली ने मुझे आर्मी से बाहर कर दिया था। अब मैं एक डॉक्टर था, लेकिन जिंदगी में एक खालीपन महसूस होता था। शायद इसीलिए मैं बार बार होम्स की तरफ खिंचा चला आता था। उसका शार्प माइंड, उसकी अजीब आदतें और उसकी मिस्टीरियस दुनिया सब मुझे अट्रैक्ट करती थीं। जब मैं उसके रूम में एंटर हुआ तो वो अपनी पुरानी चेयर पर बैठा हुआ था। टेबल पर एक सिरिंज और एक छोटी सी वायल रखी हुई थी। उसने मुझे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपनी बाजू में नीडल घुसा दी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, होम्स, मैंने कहा, तुम फिर से ये सब शुरू कर चुके हो? तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी हेल्थ के लिए डेंजरस है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। माय डियर वॉटसन, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा दिमाग एक मशीन है। जब काम नहीं होता तो ये खुद को खाने लगता है। ये 7% कोकेन सॉल्यूशन मुझे जिंदा रखता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने बात बदल दी। वॉटसन, तुम आज कुछ डिस्टर्ब्ड लग रहे हो। कोई नई इलनेस या पुरानी मेमोरीज? मैं हल्का सा हंस दिया। तुम हमेशा सब नोटिस कर लेते हो होम्स। हाँ, मैंने कहा, थोड़ा रेस्टलेस हूं, जिंदगी में कुछ नया चाहिए। होम्स तुरंत खड़ा हो गया। तो मेरे साथ एक नया मिस्ट्री सॉल्व करो, उसने कहा। मुझे लगता है आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके लफ्जों में जादू था। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मिसेस हडसन ने डोर खोला और एक यंग लेडी अंदर आई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर फियर और एंजाइटी साफ नजर आ रही थी। उसके गोल्डन बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी ब्लू आइज जैसे किसी जवाब की तलाश में थीं। मिस्टर शर्लॉक होम्स? उसने धीमी आवाज में पूछा। यस, होम्स ने कहा। प्लीज हैव अ सीट। आप कौन हैं और यहां क्यों आई हैं? मैं मेरी मॉर्स्टन हूं, उसने कहा। मैं मुश्किल में हूं। हर साल सिर्फ एक चीज आती थी, एक बड़ा चमकदार मोती। न कोई नाम, न कोई एड्रेस, बस एक छोटा सा बॉक्स जिसमें वो पर्ल रखा होता। और आज सुबह मैरी ने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर निकाला और होम्स की तरफ बढ़ा दिया। ये लेटर आया है। होम्स ने पेपर खोला। मैं उसके कंधे के पीछे से झांक कर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस मैरी मॉर्स्टन, आज रात 7 बजे लाइसियम थिएटर के बाहर तीसरे पिलर के पास पहुंचिए। अगर डर लगे तो अपने दोस्तों को साथ लाएं। आपका शुभ चिंतक। होम्स ने लेटर टेबल पर रख दिया, फिर आंखें बंद कर ली, जैसे दिमाग के अंदर कोई पजल जोड़ रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद बोला, मिस मॉर्स्टन, ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। आपके फादर का गायब होना, ये पर्ल्स और अब ये मिस्टीरियस इनविटेशन। फिर उसने सीधा मैरी की तरफ देखा। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चलूं? मैरी ने रिलीफ की सांस ली। यस मिस्टर होम्स, मैं बहुत स्केर्ड हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। होम्स ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तो फिर डिसाइडेड। फिर मेरी तरफ देखा। वॉटसन, आर यू रेडी? मुझे लगता है ये रात स्पेशल होने वाली है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे दिल के अंदर अजीब सी एक्साइटमेंट थी। मैरी की कहानी ने मुझे हिला दिया था और होम्स के साथ एक नया मिस्ट्री शुरू होने वाला था। हमने अपने कोट्स उठाए और 7 बजे से पहले थिएटर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर होम्स बिल्कुल साइलेंट था, लेकिन मैं जानता था उसका माइंड फुल स्पीड पर चल रहा था। उसकी आंखों में वो फेमिलियर ग्लो था जो सिर्फ तब आता था जब कोई नया राज उसके सामने होता। मैरी भी चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर होप की हल्की सी रोशनी थी। जब हम थिएटर के पास पहुंचे, 7 बजने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। तीसरा पिलर बिल्कुल सामने था। हम रुक गए, वेट करने लगे। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। तभी
अंधेरे से एक शैडो निकली, एक लंबा पतला आदमी, हाथ में एक रेड लैंटर्न। वो सीधा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मिस मैरी मॉर्स्टन? उसने पूछा। यस, मैरी ने धीरे से जवाब दिया। मेरे साथ आइए, उस आदमी ने कहा। आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और बिना और कुछ बोले वो मुड़कर चल पड़ा। हम तीनों उस अजनबी के पीछे चल दिए, उस रात के राज की तरफ जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैं जॉन वॉटसन उस ठंडी रात मैरी मॉर्स्टन और होम्स के साथ उस मिस्टीरियस आदमी का पीछा कर रहा था। लैंटर्न की हल्की रोशनी हवा में हिल रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। मेरे साथ आइए, उसने फिर कहा, और बिना हमारा जवाब सुने आगे बढ़ गया। होम्स ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे बता रही थी कि वो इस मिस्ट्री की हर लेयर खोलने के लिए रेडी है। मैरी थोड़ी नर्वस लग रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमारे साथ चल पड़ी। लंदन की गलियां उस रात धुंधली सी लग रही थी। हर कदम के साथ रास्ते और नैरो होते जा रहे थे। वो अजनबी तेज चल रहा था और हमें उसका पीछा करने में मेहनत लग रही थी। मैंने अपने कोट का कॉलर ऊपर कर लिया। सर्दी मेरी बॉडी में सुइयों की तरह चुभ रही थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। ये आदमी कौन है? हमें कहाँ ले जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मैरी के फादर के साथ आखिर हुआ क्या था? लगभग 20 मिनट बाद हम एक सुनसान रोड पर रुक गए। सामने एक पुरानी झरझर हवेली खड़ी थी। उसका वुडन डोर वक्त के साथ काला पड़ चुका था। अजनबी ने लैंटर्न ऊपर उठाई और दरवाजे पर 2 बार नॉक की। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। एक नौकर जैसा आदमी बाहर आया। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर चुपचाप साइड हो गया। हम अंदर एंटर हुए। हवेली का अंदर का हिस्सा बाहर से भी ज्यादा पुराना और उदास लग रहा था। दीवारों पर सीलन की स्मेल और सीलिंग से लटकती हुई पुरानी शैडोज, जैसे हर कोना किसी डार्क सीक्रेट को छुपा रहा हो। सीलिंग से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़न थी जो मेरे गले में जलन पैदा कर रही थी। उस अजनबी ने हमें एक बड़े से रूम में ले जाकर बैठने का इशारा किया। रूम के बीच में एक पुरानी टेबल और कुछ टूटी फूटी चेयर्स थीं। टेबल पर एक अकेली कैंडल चल रही थी। उसकी हल्की सी रोशनी में सिर्फ आधा कमरा दिख रहा था, बाकी सब शैडो में डूबा हुआ था। यहीं वेट कीजिए, अजनबी बोला और बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं धीरे से बोला, होम्स, तुम्हें नहीं लगता ये जगह सेफ नहीं है? होम्स ने अपनी उंगलियां टेबल पर टिका दीं और पूरे रूम को स्कैन करते हुए बोला, वॉटसन, हर मिस्ट्री की शुरुआत थोड़े अंधेरे से होती है। ये जगह पुरानी जरूर है, लेकिन यहां कुछ छुपा हुआ है। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुमने उस आदमी के शूज नोटिस किए? उन पर ताज़ा कीचड़ था। इसका मतलब वो अभी-अभी रिवर साइड से आया है। मैं चुप हो गया। होम्स हमेशा ऐसी चीजें देख लेता था जो मेरी नज़र से बिल्कुल मिस हो जाती थीं। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा फिर से खुला। इस बार एक नया आदमी अंदर आया। वो छोटे कद का था, उम्र करीब 40 साल, गोल चेहरा, छोटी लेकिन तेज आंखें। उसने एक पुराना कोट पहना हुआ था जो उसके कंधों पर ढीला लटक रहा था। मिस मैरी मॉर्स्टन, उसने कहा और अपनी हैट उतारकर साइड में रख दी। मेरा नाम थैडियस है। फिर बोला, लेकिन पहले मुझे कंफर्म करना था कि आप वही हैं जिनकी हमें तलाश थी। आपके फादर कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन मेरे फादर मेजर जॉन शोल्टो के दोस्त थे। मैरी की आंखें फैल गईं। आप मेरे फादर को जानते थे? वो कहाँ है? थैडियस ने गहरी सांस ली। मुझे डर है जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको तोड़ सकता है, उसने धीरे से कहा। आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। मैरी ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास चला गया। मिस मॉर्स्टन, मैंने सॉफ्ट आवाज में कहा, हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। होम्स चुपचाप सब सुन रहा था। थैडियस ने आगे बोलना शुरू किया। बात यह है कि मेरे फादर और कैप्टन मॉर्स्टन हिंदुस्तान में साथ थे।
दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। वहीं उन्हें एक खजाने का पता चला, एक बहुत बड़ा खजाना जो आगरा के किले में छुपा हुआ था। मैं शौक में बोल उठा, खजाना? कैसा खजाना? थैडियस ने कहा, यह कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं था, ये एक राजा का खजाना था। सोने के सिक्के, चांदी, हीरे, मोती और न जाने क्या क्या। मेरा गला सूख गया। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो खजाना हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए एक डेंजरस डील करनी पड़ी। होम्स की आंखें पतली हो गईं। किससे? उसने पूछा। 2 हिंदुस्तानी प्रिजनर्स से, थैडियस ने जवाब दिया। वो अंडमान आइलैंड जेल में बंद थे। मेरे फादर वहां ऑफिसर थे। उन प्रिजनर्स ने खजाने का राज बताया, लेकिन बदले में अपनी आज़ादी मांगी। मैरी ने धीरे से पूछा, तो मेरे फादर ने उनका साथ दिया? थैडियस ने तुरंत कहा, नहीं, धोखा मेरे फादर ने दिया। सब शौक में थे। जब खजाना हाथ लगा तो मेरे फादर ने सब कुछ अपने पास रख लिया। कैप्टन मॉस्टन को कुछ भी नहीं दिया। मैरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 10 साल पहले जब कैप्टन लंदन आए, वो मेरे फादर से मिलने गए। दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में मेरे फादर ने कैप्टन को धक्का दे दिया। उनका सर टेबल से टकरा गया और वो वहीं मर गए। रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। मैरी के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिख रहा था। मैं खुद भी सुन रह गया। होम्स ने अपनी उंगलियां जोड़ते हुए पूछा, फिर? थैडियस ने नीचे देखते हुए कहा, मेरे फादर ने उसी रात कैप्टन की लाश छुपा दी, लेकिन उसके बाद वो हमेशा डर में जीने लगे। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थैडियस बताता रहा, मेरे फादर हर रात बड़बड़ाते थे कि ट्रेजर कर्स्ड है। उन्हें नींद नहीं आती थी, हर आवाज पर घबरा जाते थे। फिर उसने धीरे से कहा, 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे और मेरे भाई बार्थोलोमियो को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि ये खजाना मिस मेरी का हक है, क्योंकि उनके फादर को इसका हिस्सा मिलना चाहिए था। मेरी ने हल्की सी कांपती आवाज में पूछा, तो ये पर्ल्स? वो मैंने भेजे, थैडियस ने कहा। मुझे अपने फादर के गुनाह का बोझ हल्का करना था। मैंने ट्रेजर से कुछ पर्ल्स निकाले और हर साल आपको भेजते रहा। फिर उसकी आवाज हैवी हो गई। लेकिन अब मेरा भाई बार्थोलोमियो पूरा खजाना अपने पास रखना चाहता है। वो मुझे मना करता है कि मैं आपसे कुछ भी कहूं, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आपको सच बताऊंगा। होम्स ने गहरी सांस ली। मिस्टर शोल्टो, उसने कहा, आपने ठीक किया, लेकिन अब ट्रेजर कहाँ है? मेरे भाई के पास, थैडियस ने जवाब दिया। पौंडीचेरी लॉज में। वो वहां अकेला रहता है और खजाने की रखवाली करता है। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी उठने लगी। तो हमें वहां चलना चाहिए, मैंने कहा। होम्स तुरंत खड़ा हो गया। यस, उसने कहा। मिस मॉस्टन, आर यू रेडी? ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। मेरी ने चुपचाप सिर हिला दिया। हम सब उस हवेली से बाहर निकले। रात और गहरी हो चुकी थी और फॉग और घनी हो गई थी। थैडियस ने एक कैरेज बुलवाई और हम पौंडीचेरी लॉज की तरफ चल पड़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे मिस्टीरियस रातों में से एक बनने वाली थी। मैं जॉन वॉटसन उस ठंडी रात थैडियस शोल्टो की पुरानी हवेली से बाहर निकला। मेरे साथ शर्लॉक होम्स और मिस मेरी मॉस्टन थे। हवा में सर्दी थी और लंदन की सड़कों पर फॉग का घना पर्दा छाया हुआ था। थैडियस ने हॉर्स कैरेज की तरफ इशारा किया। ड्राइवर एक मोटा ताजा आदमी था। उसकी कैप नीचे झुकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह दिख नहीं रहा था। ये हमारी राइड है, थैडियस ने कहा और कैरेज का डोर खोल दिया। पौंडीचेरी लॉज ज्यादा दूर नहीं, लेकिन रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने मेरी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी, लेकिन आंखों में सच जानने की नई चमक भी थी। होम्स चुपचाप कैरेज में बैठ गया। मैंने मेरी को सपोर्ट दिया और उसे अंदर बिठाया। थैडियस सबसे आखिर में चढ़ा, फिर ड्राइवर को चलने का इशारा किया। कैरेज के व्हील्स सरसराए और हम उस राज भरी रात में आगे बढ़ चले।
विंडो से बाहर का सीन ब्लर था। रोड के किनारे जलती हुई गैस लैंटर्न्स फॉग में ऐसे लग रही थी जैसे भटकती हुई रूहें। मैंने अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाला और अपनी रिवॉल्वर को टच किया। अफगानिस्तान वॉर ने मुझे हमेशा रेडी रहना सिखाया था और उस रात मुझे लग रहा था शायद उसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं धीरे से बोला, होम्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम थैडियस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? होम्स ने शांत आवाज में जवाब दिया, वॉटसन, मैं जज्बात पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा करता हूं। थैडियस के हाथ देखे, वो बार बार कांप रहे थे। वो डरा हुआ है, शायद अपने भाई से या फिर उस कर्स्ड ट्रेजर से। उसकी बात ने मुझे और अनईजी कर दिया। तभी मैंने देखा, थैडियस अपनी कोट पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाल रहा था। उसने कैप खोला और एक घूंट ले लिया। हवा में शार्प अल्कोहल स्मेल फैल गई। मेरी ने धीरे से पूछा, मिस्टर शोल्टो, आप कह रहे हैं कि ट्रेजर पर मेरा हक है, लेकिन अगर आपका भाई देने से मना कर दे तो फिर? थैडियस ने थोड़ा रुककर कहा, बार्थोलोमियो को समझाना इजी नहीं होगा। वो जिद्दी है। उसे लगता है कि ट्रेजर अब सिर्फ हमारा है। वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे मनाऊंगा। आपको आपका हिस्सा मिलेगा, मिस मॉस्टन, ये मेरा प्रॉमिस है। अचानक कैरेज रुक गई। मैंने बाहर झांका। हम एक सुनसान एरिया में थे। सामने एक ऊंचा आयरन गेट खड़ा था। गेट पर जंग लगी हुई थी और उसके पीछे एक बड़ी हवेली अंधेरे में उभर रही थी। उसका सिलुएट ही काफी था दिल को डरा देने के लिए। गेट के दोनों किनारों पर कांटेदार तार लटक रहे थे। थैडियस ने धीरे से कहा, यही पौंडीचेरी लॉज है, और वो कैरेज से नीचे उतर गया। हम भी उसके पीछे आ गए। ड्राइवर ने घोड़ों को शांत किया और कैरेज को साइड में ले जाकर हमें अकेला छोड़ दिया। होम्स ने पूरी हवेली को ध्यान से देखा। ये जगह किसी फोर्ट से कम नहीं, उसने कहा। विंडोज पर आयरन लॉक्स हैं और मेन डोर पर हेवी बोल्ट। जो भी अंदर है वो कुछ छुपा रहा है। थैडियस ने गेट की बेल बजाई। कुछ देर बाद एक बुढ़ा सर्वेंट बाहर निकला, हाथ में एक स्टिक, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उसने हमें सस्पिशियस नजरों से देखा, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और हमें अंदर ले गया। हवेली का गार्डन बिल्कुल जंगल जैसा हो चुका था। जंगली हुए प्लांट्स, उलझे हुए पेड़ और पथ पर बिछे हुए कंकर जो हर कदम पर हमारे शूज के नीचे चटक रहे थे। हम मेन डोर तक पहुंचे। वुडन डोर था, लेकिन उस पे मोटी आयरन रॉड्स लगी हुई थीं। सर्वेंट ने डोर खोला और हम अंदर एंटर हुए। अंदर का सीन और भी डिस्टर्बिंग था। वॉल्स पर वेपन्स लटक रहे थे, तलवार, भाले, शील्ड्स। एक कोने में बड़ा मिरर लगा था जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन धुंधला दिख रहा था, जैसे हम सब घोस्ट्स बन चुके हों। बार्थोलोम्यू ऊपर है, सर्वेंट बोला, अपने रूम में बंद है। हम स्टेयर्स की तरफ बढ़े। पुरानी वुडन स्टेयर्स, हर स्टेप पर क्रीक की आवाज। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था ऊपर क्या मिलेगा, लेकिन होम्स का काम फेस मुझे स्ट्रेंथ दे रहा था। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, एंड पर एक बंद डोर। थैडियस ने नॉक की। बार्थोलोम्यू, मैं हूं थैडियस। कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसने जोर से नॉक की। बार्थोलोम्यू, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मिस मैरी मॉस्टन है, हमें बात करनी है। फिर भी साइलेंस। होम्स ने मेरी तरफ देखा, लो वॉइस में बोला, वॉटसन, कुछ ठीक नहीं है। उसने आगे बढ़कर डोर को पुश किया। डोर बंद था लेकिन लॉक्ड नहीं। रूम बड़ा था लेकिन अंधेरा भरा हुआ। एक छोटी विंडो से मूनलाइट अंदर आ रही थी। बीच में एक टेबल और टेबल के पास चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसका सर पीछे की तरफ झुका हुआ, आंखें खुली हुई। मैं धीरे धीरे पास गया और देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और होठों पर एक अजीब सी जमी हुई स्माइल। बार्थोलोम्यू, थैडियस चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। होम्स ने उसे रोक लिया। रुकिए, वो शांत आवाज में बोला, वो मर चुका है। मैरी ने हल्की सी स्क्रीम की और मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैंने उसे संभाला। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। होम्स रूम को स्कैन कर रहा था। ये मर्डर है, उसने कहा। नेक पर छोटा सा मार्क है, शायद पॉइजनस नीडल। और विंडो देखिए, थोड़ी सी खुली हुई है, किलर बाहर से आया होगा। थैडियस अपने घुटनों पर गिर पड़ा। ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाने लगा।
ट्रेजर, ट्रेजर कहाँ है? होम्स ने कोने की तरफ देखा। वहां एक आयरन ट्रंक पड़ा था, लेकिन उसका लिड खुला हुआ। मैं पास गया और अंदर झांका। खाली। ट्रेजर गायब है, मैंने कहा। होम्स ने गहरी सांस ली। वॉटसन, ये केस जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें किलर भी ढूंढना है और ट्रेजर भी। उस रात पौंडीचेरी लॉज के उस कमरे में खड़ा मैं सोच रहा था, क्या हम सच तक पहुंच पाएंगे? बार्थोलोम्यू की लाश, खाली ट्रंक और मैरी की टूटी हुई उम्मीदें, सब कुछ एक डार्क पजल बन चुका था। लेकिन होम्स की आंखों में वो पुरानी चमक थी जो मुझे यकीन दिला रही थी कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। कुर्सी पर बाथो शोल्टो की डेड बॉडी सीधी जमी हुई थी। उसके चेहरे पर चिपकी हुई वो अजीब सी स्माइल मुझे अंदर तक हिला रही थी। रूम में एक भयानक साइलेंस थी। सिर्फ थैडियस की दबी हुई सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो अपने भाई के पास फ्लोर पर बैठा था, सर दोनों हाथों में दबाए हुए, जैसे दुनिया वहीं खत्म हो गई हो। मिस मैरी मॉस्टन मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका हाथ अब भी मेरे शोल्डर पर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैं महसूस कर सकता था वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। और फिर शेरलॉक होम्स। वो रूम के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी हर मूवमेंट में एक पर्पस था। उसने लाश को देखा, फिर धीरे धीरे पास आया। अपने कोट पॉकेट से एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और बाथों के गले पर बने उस नन्हे से मार्क को गौर से देखने लगा। वॉटसन, उसकी आवाज गहरी और सीरियस थी। यहां आइए, इसे देखिए। मैंने मैरी को एक चेयर पर बिठाया और होम्स के पास पहुंच गया। उसने मुझे लेंस पकड़ा दिया। मैंने बाथों के नेक पर फोकस किया। वहां एक छोटा सा होल था, जैसे किसी बहुत तेज नोकीली चीज ने छुआ हो। आसपास की स्किन हल्की सी लाल थी, लेकिन ब्लड का एक भी ड्रॉप नहीं। ये क्या है होम्स? मैंने धीरे से पूछा। नीडल मार्क, होम्स ने जवाब दिया। लेकिन ये ऑर्डिनरी नीडल नहीं थी, ये पॉइजन थी। उसने लाश के चेहरे की तरफ इशारा किया। देखिए, ये फ्रोजन स्माइल, ये फास्ट एक्टिंग पॉइजन का इफेक्ट है। मोस्ट प्रोबेबली स्ट्राइकनीन या कोई सिमिलर सब्सटेंस। डेथ तुरंत हुई होगी। डॉक्टर होने के नाते मैं समझ गया। स्ट्राइकनीन मसल्स को टाइट कर देता है, चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। लेकिन यह सब इतनी चुपके कैसे हुआ? मैंने पूछा। और किलर अंदर आया कैसे? डोर तो लॉक था। होम्स हल्की सी स्माइल के साथ विंडो की तरफ मुड़ा। वहां से, वॉटसन? मैं खिड़की के पास गया। विंडो थोड़ी सी खुली हुई थी। फ्लोर पर धूल जमी थी और उसमें कुछ अजीब से मार्क्स बने हुए थे, गोल, जैसे लकड़ी के बेस से बने हों। मैंने होम्स को सवालिया नजरों से देखा। फुटप्रिंट्स नहीं है, होम्स बोला। वुडन लेग के निशान हैं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वुडन लेग? हां, होम्स ने कहा। किलर का एक पैर आर्टिफिशियल है। मैं स्टन्ड रह गया। तो मतलब वो हैंडीकैप था? बिल्कुल, और बहुत क्लेवर भी। उसने विंडो से पॉइजन नीडल फायर की और फिर साइलेंटली डिसअपियर हो गया। फिर होम्स रुक गया, लेकिन वो अकेला नहीं था। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने पूछा। होम्स ने बाहर छत की तरफ इशारा किया। वहां और भी मार्क्स हैं, छोटे पैरों के। दूसरा शख्स भी था, बहुत छोटी हाइट का, शायद कोई बच्चा या... उसने बात अधूरी छोड़ दी। रूम को फिर से स्कैन करने लगा। मेरी नजर कॉर्नर में रखे उस खुले संदूक पर पड़ी। ट्रेजर, मैंने कहा। वेपन के साथ वो भी ले गए। होम्स संदूक के पास आया। उसने उंगलियां अंदर की वुड पर फिराई। हां, ट्रेजर यहीं था। देखिए, ये स्क्रैच मार्क्स किसी हैवी चीज को खींचने से बने हैं। फिर वो रुक गया,
लेकिन संदूक बहुत बड़ा है, विंडो से बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। तो फिर ट्रेजर कहां गया? थैडियस ने टूटती आवाज में पूछा। होम्स ने उसकी तरफ देखा। मिस्टर शोल्टो, आप अपने भाई को कितना जानते थे? क्या उसने कभी कहा कि वो ट्रेजर कहीं और छुपा सकता है? थैडियस चुप रहा। होम्स ने गहरी सांस ली। तो हमें ढूंढना होगा। फिर उसने कहा कि पहले पुलिस को बुलाना जरूरी है। मैंने मैरी की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत थी, आंखें सूख चुकी थीं, जैसे आंसू भी थक चुके हों। मिस मॉस्टन, आप ठीक हैं? उसने हल्की सी नॉड की। यस डॉक्टर वॉटसन। लेकिन ये सब, मेरे फादर, ये ट्रेजर और अब ये मर्डर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने धीरे से बोला, हम ट्रूथ तक जरूर पहुंचेंगे। होम्स इसे सॉल्व करेगा। तभी बाहर से घोड़ों की तापों की आवाज आई। मैं विंडो से झांका। 2 पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी से उतर रहे थे और मुझे महसूस हुआ ये सिर्फ शुरुआत थी। वो आ ही रहे थे। उनके पीछे एक मोटा, हेवी बिल्ट आदमी था, हाथ में एक मोटी सी स्टिक और कदम तेज सीधे हवेली की तरफ। होम्स ने धीमी आवाज में कहा, स्कॉटलैंड यार्ड के लोग हैं, शायद मैकमर्डो ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तभी मेन डोर पर लाउड नॉक हुई। अगला ही पल मैकमर्डो ने पुलिस ऑफिसर्स को अंदर ले आया। वही मोटा आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था, घनी मूछें और आंखों में अथॉरिटी। आई एम इंस्पेक्टर अथेल्नी जोन्स, उसने कहा। यहां क्या हुआ? होम्स ने बिल्कुल शांत टोन में जवाब दिया, मिस्टर बार्थो शोल्टो डेड है और ट्रेजर मिसिंग। जोन्स ने होम्स को ऊपर से नीचे तक देखा। आप वही फेमस डिटेक्टिव है ना, शर्लॉक होम्स? फिर थोड़ा रूड होते हुए बोला, मुझे आपकी जरूरत नहीं, ये केस मैं हैंडल कर लूंगा। होम्स के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। एज यू विश इंस्पेक्टर। फिर धीरे से बोला, लेकिन शायद आपको यह जानना चाहिए, किलर का एक पैर वुडन है और उसके साथ एक छोटी हाइट का कंपेनियन भी था। जोन्स एक पल के लिए फ्रीज हो गया। क्या? यह आपने कैसे कंक्लूड किया? होम्स ने रूम की तरफ इशारा किया। बस रूम को देखिए, सब कुछ क्लियर है। जोन्स ने इधर उधर नजर डाली, लेकिन उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं। फिर उसने कहा, आप लोग बाहर वेट कीजिए। होम्स ने मुझे देखा, आंखों से इशारा किया। हम मैरी और थैडियस को लेकर रूम से बाहर आ गए। कॉरिडोर में खड़े होकर मैंने पूछा, अब क्या करेंगे होम्स? उसकी आवाज गहरी थी। पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी वॉटसन, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जाएंगे। जोन्स को लगता है ये सिंपल रॉबरी है, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा डार्क है। हमें उस वुडन लेग वाले आदमी को ढूंढना होगा। इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ट्रेजर का क्या? मैंने पूछा। होम्स ने धीरे से कहा, हो सकता है ट्रेजर अब भी इस हवेली में हो, या फिर किलर उसे ले चुका हो। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज पर काम करना होगा, लेकिन पहले और क्लूज चाहिए। हम गार्डन में आ गए। मूनलाइट में रूफ क्लियरली दिख रही थी। होम्स ने पॉकेट से एक छोटी टॉर्च निकाली और बिना कुछ बोले छत पर चढ़ गया। मैं नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो कुछ देर तक मार्क्स इंस्पेक्ट करता रहा, फिर नीचे उतर आया। वॉटसन, ये छोटे फुटप्रिंट्स किसी बच्चे के नहीं हैं, ये किसी अडल्ट के हैं, बस हाइट बहुत कम है। फिर उसने अपनी फिंगर उठाई। उस पर एक काला स्टेन था, कोल टार। किलर रूफ के थ्रू आए और मोस्ट प्रोबेबली रिवर के रास्ते भागे। रिवर? मैंने कहा। तो हमें वहां जाना चाहिए। होम्स ने नोट की। हां, लेकिन पहले मिस मॉस्टन को सेफ जगह ले जाना होगा। ये रात उनके लिए ऑलरेडी बहुत हैवी हो चुकी है। मैंने मैरी की तरफ देखा। वो थैडियस के पास खड़ी थी, जो अभी भी शॉक में था। मिस मॉस्टन, मैंने सॉफ्टली कहा, आप बेकर स्ट्रीट चलिए, वहां आप सेफ रहेंगी। उसने हल्की सी नॉड की। थैंक यू डॉक्टर वॉटसन, लेकिन ये सब इतना स्ट्रेंज है। मुझे लगा था ट्रेजर मेरे फादर। सिर्फ यादों को जिंदा करेगा,
लेकिन अब ये ट्रेजर सिर्फ मौत और राज ला रहा है। मैंने मैरी को धीरे से तसल्ली दी। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। होम्स को ऐसे केसेस सुलझाने का हुनर है। होम्स गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था, बिल्कुल चुप। उसकी उंगलियां उसकी चिन पर टिकी हुई थीं। मैं जानता था, जब होम्स ऐसे बैठता है उसका दिमाग स्टॉर्म की तरह चल रहा होता है। मैंने पूछा, होम्स, आप क्या सोच रहे हो उस वुडन लेग वाले आदमी के बारे में? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो मुझे हमेशा एक्साइट कर देती थी। वॉटसन, उसने धीरे कहा, यह केस सिंपल मर्डर से काफी ज्यादा गहरा है। वुडन लेग, छोटे फुटप्रिंट्स, कोल टार का स्टेन, ये सब मिलकर एक कहानी सुना रहे हैं। हमारे पास 2 किलर्स हैं, एक जिसका पैर नकली है और दूसरा उसका कंपेनियन जो अनयूजुअली शॉर्ट है। और ट्रेजर, उसने थोड़ा रुक कर कहा, वो अभी भी एक पजल बना हुआ है। मैंने पूछा, डू यू थिंक ट्रेजर अभी भी हवेली में छुपा है? होम्स ने हल्की सी नॉड दी। पॉसिबल है, लेकिन बार्थो शोल्टो की डेथ के बाद उसे वहां से ले जाना इजी नहीं था। हो सकता है किलर्स ने उसे कहीं और हाइड कर दिया हो। वो बात अधूरी छोड़कर विंडो के बाहर देखने लगा। तभी गाड़ी रुक गई। 221B बेकर स्ट्रीट। मैंने मैरी को सपोर्ट दिया और गाड़ी से उतारा। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। अंधेरा, खामोशी और दूर कहीं किसी कैरेज की आवाज। मिसेस हटसन पहले ही दरवाजा खोल चुकी थीं। हमें देखकर थोड़ी सरप्राइज हुई। डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर होम्स, इतनी रात को? और ये यंग लेडी? ये मिस मैरी मॉर्स्टन है, मैंने कहा। आज रात यहीं रहेंगी। मिसेस हटसन ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया और हमें अंदर ले गईं। हम स्टेयर्स चढ़कर अपने रूम में आ गए। रूम की वार्मथ और फेमिलियर स्मेल ने मेरा टेंशन थोड़ा कम कर दिया। मैंने मैरी को चेयर पर बिठाया, मिसेस हटसन से टी लाने को कहा। होम्स अपनी पुरानी आर्म चेयर में बैठ गया। उसने अपनी पाइप निकाली और जलाई। धीरे धीरे स्मोक रूम में फैल गया। एक हैवी साइलेंस। मिस मॉर्स्टन, होम्स ने कहा, आज रात आप रेस्ट कीजिए। कल सुबह हमें फिर काम शुरू करना होगा। क्या आप रेडी हैं? मैरी ने गहरी सांस ली। यस मिस्टर होम्स, मैं अपने फादर के लिए ट्रूथ जानना चाहती हूँ और ट्रेजर के लिए भी, अगर वो मेरा हक है। होम्स ने सिर हिलाया। वेरी गुड। फिर मेरी तरफ देखा। वॉटसन, सुबह हमें रिवरसाइड जाना होगा। वो कोल टार का मार्क मुझे वहीं खींच रहा है। मिसेस हटसन चाय ले आई। मैंने मैरी को कप दिया और खुद भी एक ले लिया। गरम चाय ने मेरी ठंडी उंगलियों को थोड़ा सुकून दिया। मैंने होम्स से पूछा, डू यू रियली थिंक किलर्स रिवर के रास्ते भागे? होम्स ने कामली जवाब दिया, यस। कोल टार अक्सर बोट्स और डॉग्स के पास होता है, और वो छोटे फुटप्रिंट्स वो किसी ऐसे इंसान के हैं जो हल्का भी है और फास्ट भी। मे बी कोई बोटमैन या कोई जो रिवर को बहुत अच्छी तरह जानता हो। मैं चाय का एक सिप लेता हुआ सोचता रहा। वुडन लेग वाला आदमी और उसका छोटा सा कंपेनियन, ये दोनों कौन हो सकते हैं? और ट्रेजर, क्या वो वाकई इतना प्रेशियस था कि लोग मर्डर तक कर दें? मेरे दिमाग में थाडियस, कैप्टन मॉर्स्टन, वो डील, वो धोखा और वो कर्स्ड ट्रेजर घूम रहा था। मैंने धीरे से कहा, होम्स, डू यू थिंक ये ट्रेजर सच में कर्स्ड है? डायास कह रहा था कि उसके फादर हमेशा डरते रहते थे। होम्स ने पाइप से एक लंबा ड्रैग लिया और हल्की सी हंसी हंसी। वॉटसन, कर्सेस सिर्फ स्टोरीज में अच्छे लगते हैं। रियलिटी ये है, ट्रेजर इंसान को ग्रीडी बना देता है और ग्रीड लोगों को किलर बना देती है। बार्थो शोल्टो की मौत किसी कर्स का रिजल्ट नहीं, बल्कि किसी के गुस्से या बदले का। मैरी चुपचाप सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या ये मर्डर मेरे फादर से कनेक्टेड है? क्या कोई उनसे रिवेंज ले रहा है? होम्स ने सीरियस टोन में जवाब दिया, पॉसिबल है। थाडियस से जुड़ा कोई या उनका कोई पुराना एसोसिएट। वुडन लेग वाला आदमी, हमें उसकी पूरी कहानी ढूंढनी होगी। मैंने मैरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी, और मुझे महसूस हो रहा था ये केस अब सिर्फ ट्रेजर का नहीं रहा, ये पास्ट के गोस्ट्स और जिंदा लोगों के बदले का बन चुका था। मेरी ने धीरे से कहा, एक अजीब सा दर्द है। मुझे अपने फादर पर फख्र था, वो एक सोल्जर थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्होंने भी गलतियां की।
उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैंने नरमी से जवाब दिया, हम सब गलतियां करते हैं मिस मॉर्स्टन, लेकिन आप उनका सच दुनिया के सामने ला रही हैं। ये कमज़ोरी नहीं, ये हिम्मत है। उसने हल्की सी नोट दी। तब मिसेस हडसन आई। डॉक्टर वॉटसन, गेस्ट रूम रेडी है। मैं मेरी को उसके रूम तक छोड़ने गया। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने मेरी तरफ देखा। डॉक्टर वॉटसन, आप और मिस्टर होम्स मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूं। मैंने हल्का सा स्माइल किया। ये हमारा फर्ज है। गुड नाइट। मैं वापस होम्स के पास आया। वो खिड़की के सामने खड़ा था, बाहर की फॉग को देख रहा था। शहर जैसे सांस रोक कर खड़ा हो। वॉटसन, उसने धीरे कहा, मुझे लगता है ये केस हमें हिंदुस्तान की पुरानी कहानियों तक ले जाएगा। वो कैदी, वो ट्रेजर, सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। मैंने पूछा, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले, होम्स बोला, मैं अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स से मिलूंगा। लंदन में ऐसे लोग हैं जो रिवर के क्रिमिनल्स को जानते हैं। फिर मेरी तरफ देखा, और तुम, मिस मॉर्स्टन का ख्याल रखना। वो इस कहानी का सेंट्रल हिस्सा है। मैंने सर हिला दिया। इंस्पेक्टर जोनस? मैंने पूछा। होम्स हल्की हंसी हंस पड़ा। जोनस हमेशा की तरह गलत रास्ते पर चलेगा। वो सिर्फ सिंपल रॉबरी दिखेगा, जबकि थैडियस अभी आज़ाद घूम रहा है। मैं अपनी चेयर पर बैठ गया। जिस्म थक चुका था, लेकिन दिमाग अब भी उलझा हुआ था। होम्स, मैंने कहा, क्या आपको लगता है हम ये सॉल्व कर लेंगे? उसने मेरी तरफ देखा और वो कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट दी। वॉटसन, जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कोई राज जिंदा नहीं रह सकता। अब सो जाओ, कल लंबा दिन होगा। मैं अपने रूम में चला गया। बेड पर लेटकर सोचता रहा। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रातों में से एक थी। मेरी की उम्मीदें, होम्स की चमकती आंखें और वो वुडन लेग्ड वाला किलर, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन एक बात क्लियर थी, ये सिर्फ शुरुआत थी और आगे का रास्ता और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था। अगली सुबह मैं, जॉन वॉटसन, जैसे ही 221B बेकर स्ट्रीट में आंख खुली, एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रात के मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगे। पौंडिचेरी लॉज, बार्थो शॉल्टो की लाश और वो खाली संदूक। खिड़की से बाहर देखा। लंदन अब भी फॉग के अंदर दबा हुआ था। बस हल्की सी सनलाइट उस धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। घड़ी देखी, सुबह 7 बज रहे थे। मैं उठा, तैयार हुआ। शोल्डर में पुरानी इंजरी का हल्का दर्द था, लेकिन अंदर एक नई एनर्जी महसूस हो रही थी। शायद होम्स के साथ रहने का असर था। उसका ऑब्सेशन, हर राज को तोड़ देने का जुनून मुझ पर भी चढ़ रहा था। कपड़े पहने, रिवॉल्वर पॉकेट में रखा और नीचे ड्राइंग रूम में गया। होम्स पहले से वहां था, चेयर पर बैठा हुआ, हाथ में चाय का कप, टेबल पर कुछ पेपर्स बिखरे हुए, और पाइप अब भी धीमी धीमी स्मोक छोड़ रही थी। उसने मुझे देखा। गुड मॉर्निंग वॉटसन, उम्मीद है थोड़ी नींद मिल गई होगी। मैंने कहा, जितनी उस रात के बाद मिल सकती थी। मैं भी बैठ गया। आप क्या कर रहे हो? थिंकिंग, उसने जवाब दिया, और कुछ पुरानी फाइल्स देख रहा हूं। फिर बोला, मुझे याद आया, कुछ साल पहले अंडमान आइलैंड से एक कैदी भागा था। उसका एक पैर काट दिया गया था, शायद पनिशमेंट के तौर पर। अगर वो लंदन तक पहुंच गया तो हो सकता है वही हमारा वुडन लेग्ड किलर हो। मैं शॉक हो गया। आप कह रहे हो वही कैदी जो मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉर्स्टन के साथ डील में था? होम्स ने नॉड की। पॉसिबल। उसका नाम जॉनथन स्मॉल था, लेकिन मुझे और प्रूफ चाहिए। आज हम रिवर साइड जाएंगे। वो गोल्ड टार का मार्क मुझे वहीं बुला रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। मिसेस हडसन अंदर आई, मिस मैरी मॉर्स्टन के साथ। वो सिंपल ब्लू ड्रेस में थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूं। होम्स ने उसकी तरफ देखा, सीरियस टोन में। मिस मॉर्स्टन, ये डेंजरस हो सकता है, आप यहां सेफ हैं। मैरी ने धीरे जवाब दिया, मैं अपने फादर के सच से भाग नहीं सकती। मुझे लगता है मुझे आपके साथ होना चाहिए। होम्स ने एक पल सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन वॉटसन, आप भी साथ रहेंगे।
हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, चाय, टोस्ट और बटर, कोट उठाए और बाहर निकले। सड़क पर एक हॉर्स कैरेज हमारा इंतजार कर रही थी। हमने उसमें बैठकर टेम्स रिवर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में होम्स चुप था, लेकिन मैं जानता था उसका दिमाग हर डिटेल को स्कैन कर रहा था। मैंने मैरी से पूछा, रात में नींद आई? थोड़ी बहुत, लेकिन सपनों में भी वही सब दिख रहा था, मेरे फादर, वो ट्रेजर और वो मैंशन। उसकी आवाज में थोड़ी सी डर और थोड़ी सी हिम्मत थी। ये जल्दी खत्म हो जाएगा, मैंने उसको रीअश्योर किया। कैरेज रिवर के किनारे रुकी। हम उतरे। टेम्स का पानी सुबह की हल्की लाइट में चमक रहा था, लेकिन हवा में डैम्प और मछलियों की हल्की स्मेल थी। किनारे पर पुरानी बोट्स खड़ी थीं। कुछ बोटमैन अपनी बोट्स को ठीक कर रहे थे। होम्स ने अपनी टॉर्च निकाली, इवन दो दिन का लाइट था। वॉटसन, उसने कहा, यहाँ कोल टार की स्मेल और स्मॉल फुटप्रिंट्स ढूंढो। हम किनारे पर चलते गए। मैंने मैरी का हाथ थामा ताकि वो स्लज में स्लिप न करे। होम्स आगे आगे चल रहा था, नजर जमीन पर फिक्स। कुछ देर बाद वो रुक गया। यहां देखो, उसने कहा। मैं पास गया। जमीन पर कोल टार के ब्लैक पैचेस थे और स्मॉल फुटप्रिंट्स रिवर की तरफ जा रहे थे। यही है, मैंने कहा। लेकिन वो वुडन लेग वाले फुटप्रिंट्स कहाँ हैं? मैंने पूछा। शायद वो दूसरी साइड से आया हो, या फिर अपने पार्टनर को ट्रेजर ले जाने भेजा, होम्स ने जवाब दिया। तभी एक ओल्ड बोटमैन हमारे पास आया। उसकी बियर्ड वाइट और हाथ कोल टार से ब्लैक हो चुके थे। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। होम्स ने कामली कहा, हम एक वुडन लेग वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं और उसका स्मॉल स्टैचर्ड पार्टनर। क्या आपने उन्हें देखा? बोटमैन ने अपनी टोपी ठीक की और सोचा। वुडन लेग? हाँ, एक आदमी कभी कभी यहां आता है। नाम जॉनथन है। वो अकेला रहता है, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से उसके साथ एक अजीब सा छोटा आदमी दिख रहा है, वाइल्ड जैसा। होम्स और मैं एक दूसरे को देखा। कहाँ मिल सकता है? होम्स ने पूछा। रिवर के उस पार एक ओल्ड डॉक पर रहता है, बोटमैन ने कहा। लेकिन बिवेयर, गुस्सा ज्यादा है और उसके पास वेपन्स भी है। थैंक यू, होम्स ने कहा और हमें आगे प्रोसीड करने का सिग्नल दिया। हम रिवर के किनारे एक छोटी बोट तक पहुंचे। होम्स ने बोटमैन को कुछ कॉइन्स दिए और हम बोट में बैठ गए। बोट धीरे धीरे रिवर क्रॉस कर रही थी। मैरी मेरे बगल में बैठी थी। उसकी आंखें पानी पर फिक्स थीं। वॉटसन, उसने कहा, क्या आपको लगता है ये जॉनथन मेरे फादर को जानता था? हो सकता है, मैंने जवाब दिया। अगर वो वही कॉन्विक्ट है, तो शायद वो आपके फादर और मेजर शॉल्टो से रिवेंज ले रहा है। बोट ने डॉक टच किया। हम उतरे और एक ओल्ड डॉक की तरफ गए। वहां वुडन ब्रोकन हट्स थीं और एयर में कोल टार की स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। होम्स ने टॉर्च अपनी पॉकेट में रखी और स्मॉल पिस्टल निकाला। वॉटसन, केयरफुल। हम एक हट के पास पहुंचे। डोर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर हल्की सी लाइट आ रही थी। होम्स ने दरवाजे पर नॉक किया। जॉनथन स्मॉल, उसने जोर से कहा। अंदर से एक रफ ग्रेवली वॉइस आई। कौन है? मुझे अकेला छोड़ दो। हम शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन हैं, होम्स ने फर्मली जवाब दिया। हमें आगरा के ट्रेजर के बारे में बात करनी है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा, फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक लंबा, दुबला, पतला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था, दाढ़ी उलझी हुई। उसका राइट लेग वुडन था, जमीन पर ठक ठक की आवाज कर रहा था। हाथ में एक पुरानी बंदूक था। तुम लोग कौन हो? उसने गुस्से में पूछा। और ट्रेजर का नाम कैसे जानते हो? होम्स ने काम और कंपोज टोन में जवाब दिया। हम वो लोग हैं जो सच ढूंढ रहे हैं। जॉनथन स्मॉल की आंखें सिकुड़ गईं। सोल्ट मर गया। अच्छा हुआ, उसके बाप ने मुझे धोखा दिया, लेकिन ट्रेजर, वो मेरा है। मैरी आगे आई। मेरा नाम मैरी मॉर्स्टन है, उसने कहा। मेरे फादर कैप्टन मॉर्स्टन, क्या आप उन्हें जानते थे? जॉनथन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन। मॉर्स्टन की बेटी। हाँ, मैं उन्हें जानता था। वो मेरे साथ था जब हमने वो डील किया, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया।
वो मर गए, मैरी ने कहा, और अब मैं सच ढूंढ रही हूं। जॉनथन हंस पड़ा। सच? सच ये है, ये ट्रेजर ने हम सबको बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ये मेरे पास है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। होम्स ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो आपने बार्थोशॉल को मारा? हाँ, जॉनथन ने कहा, और अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। तभी हट के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। एक छोटा सा आदमी बाहर निकला, कुदरती वाइल्ड अपीयरेंस, सिर्फ 3 फीट का, हाथ में एक छोटी नली। टोंगा, जॉनथन ने कहा, इन लोगों को देखो। होम्स ने मेरी तरफ देखा, रेडी स्टांस में, मेरा हाथ रिवॉल्वर पर। उस पल मुझे लगा ये सुबह हमारी लास्ट सुबह हो सकती है, लेकिन होम्स की आंखों में वो चमक जो मुझे हिम्मत दे रही थी। मैं जॉन वॉटसन उस सुबह थेम्स रिवर के किनारे उस पुरानी टूटी फूटी हट में खड़ा था। मेरे सामने जॉनथन स्मॉल वुडन लेग जमीन पर ठक ठक कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और थकान का मिक्स था। हाथ में पुरानी बंदूक मेरी तरफ तनी हुई। मेरे बगल में शर्लॉक होम्स और मिस मैरी मॉर्स्टन थे, और फिर वो छोटा वाइल्ड लुकिंग आदमी टोंगा अपनी नली के साथ हमारे सामने खड़ा था। हवा में टेंशन थी, मेरे हाथ में रिवॉल्वर, पसीना छूटा जा रहा था। होम्स, काम रहो, होम्स ने धीरे से कहा। पहले हमें उनकी बात सुननी होगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नज़र टोंगा पर टिक गई। उसकी आंखें हंटिंग प्रे जैसे चमक रही थीं, और नली का मुंह मेरी तरफ था। मुझे नहीं पता था इसमें क्या था, शायद वही पॉइजन जो बार्थोशॉल की जान ले चुका था। होम्स ने जॉनथन की तरफ कदम बढ़ाया, वॉइस काम, अथॉरिटी के साथ। मिस्टर स्मॉल, उसने कहा, आपने कहा ट्रेजर आपका है, लेकिन आपने बार्थोशॉल को भी मारा। हमें सच बताइए, ये सब शुरू कैसे हुआ? जॉनथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बंदूक थोड़ी नीचे की, लेकिन उंगली अभी भी ट्रिगर पर थी। सच, उसने हंसते हुए कहा, सच ये है, मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन उस ट्रेजर के लिए लड़ी और हर बार धोखा मिला। मैरी आगे आई, दर्द के साथ। मेरे फादर कैप्टन मॉर्स्टन, उन्होंने आपको धोखा दिया? जॉनथन ने उसे देखा, चेहरा कठोर, लेकिन आंखों में एक पल के लिए रिग्रेट। मॉर्स्टन बुरा आदमी नहीं था, लेकिन कमजोर था। उसने मेजर सोल्ट की बात मान ली और मुझे अंडमान के उस हेल में छोड़ दिया। होम्स ने पूछा, क्या हुआ? शुरू से बताइए। जॉनथन ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मैं हिंदुस्तान में सोल्जर था, 1957 की रिबेलियन के दौरान। एक दिन रिवर क्रॉस करते वक्त एक क्रोकोडाइल ने मेरा लेग काट लिया। मैं डिसेबल्ड हो गया, लेकिन जिंदा रहा। बाद में मुझे अंडमान आइलैंड की जेल भेज दिया गया। हमें आगरा की ट्रेजर की बात करनी थी। जॉनथन स्मॉल ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। जब मैं अंडमान में था, वहां मेजर सोल्ट और कैप्टन मॉर्स्टन से मुलाकात हुई। दोनों अफसर थे। उनकी बातों में एक कड़वाहट थी, सालों के दर्द का एहसास हो रहा था। मैंने पूछा, और फिर आपकी मुलाकात अब्दुल्ला खान और अकबर से कैसे हुई? जॉनथन ने कहा, वो दोनों सिपाही थे, रिबेलियन में पकड़े गए, और उनके पास एक सीक्रेट था, आगरा के फोर्ट में छुपा हुआ ट्रेजर। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, अगर मैं उन्हें आज़ाद करूं तो वो ट्रेजर का हिस्सा देंगे। फिर आपने क्या किया? मेरी ने डर से पूछा। मैंने मेजर सोल्ट और मॉर्स्टन को ये बात बताई। हमने एक डील की, ट्रेजर लाने के बदले वो मुझे और दोनों को आज़ाद करेंगे। मेरी की आंखें बड़ी हो गईं। तो मेरे फादर ने आपको आज़ाद करने का प्रॉमिस किया था? जॉनथन ने सर हिलाया। हाँ, हमने मिलकर ट्रेजर निकाला। वो चेस्ट सोना, चांदी और जूल्स से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही ट्रेजर हमारे हाथ लगा, सोल्ट ने गेम चेंज कर दिया। उसने कहा कि सारा ट्रेजर वो खुद रखेगा। मॉर्स्टन ने अपोज किया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। मुझे और मेरे साथियों को जेल में छोड़ दिया। होम्स ने पूछा, और आप कैसे एस्केप हुए? जॉनथन ने अपनी निगाह टोंगा पर डाली। ये टोंगा, अंडमान का एक वाइल्ड क्रीचर
मेरा फ्रेंड बन गया। एक रात हमने एक गार्ड को मार दिया और छोटी बोट से हिंदुस्तान पहुंच गए, फिर लंदन। मुझे पता था सोल ट्रेजर ले गया था और मैंने उसे ढूंढने की ठानी। उसने मेरी की तरफ देखा। जब मैं लंदन पहुंचा तो पता चला कि मॉर्स्टन भी यहां आया था। वो सोल्ट से मिला और उस रात दोनों में फाइट हुई। मॉर्स्टन मर गया। सोल्ट ने उसकी बॉडी छुपा दी। मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया कि ट्रेजर वापस ले जाऊंगा। होम्स ने उंगलियां मिलाई। तो आपने सोल्ट के बेटे को मारा? हां, जॉनथन ने कहा। पिछले कुछ सालों से मैं पौंडीचेरी लॉज की तोह ले रहा था। मुझे पता था ट्रेजर वहां है। बार्थोलोमेव सोल्ट ने इसे अपने कमरे में छुपाया था कल रात, और फिर टोंगा ने रूफ से चढ़ाई की और अंदर झांका। नली से पॉइजन का इंजेक्शन चला। बार्थोलोमेव डॉम मर गया। फिर हमने ट्रेजर उठाया और भाग गए। मैरी ने हाथ मुंह पर रख लिया। तो ये सब रिवेंज के लिए था? हां, रिवेंज और मेरा हक, जॉनथन ने कहा। ट्रेजर मेरा था। सोल्ट और मॉर्स्टन ने मुझे धोखा दिया। अब मैं इसे ले जाऊंगा कहीं दूर, जहां कोई मुझे ना ढूंढ सके। होम्स ने उसकी तरफ देखा। लेकिन आप भाग नहीं सकते स्मॉल। पुलिस आपको ढूंढ लेगी, और हम भी। जॉनथन हंस पड़ा। ट्रेजर अब मेरे पास है, और अगर तुम लोग मेरे पास आए, टोंगा तुम सबको खत्म कर देगा। टोंगा नली उठाई और मुझे लगा जैसे वक्त ठहरा गया हो। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। वॉटसन, ये डेंजरस हो रहा है, काम रहो, होम्स ने कहा। जॉनथन की आंखें टाइट थीं, लेकिन होम्स ने उसके सामने स्टेप किया। मिस्टर स्मॉल, आपने एक मर्डर किया है। दूसरी करने से कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेजर हमें दे दो, शायद आपकी सजा कम हो। सजा? जॉनथन चिल्लाया। मुझे तो पहले ही लाइफ सेंटेंस मिल चुका है। अब मैं हार नहीं मानूंगा। टोंगा, उन्हें खत्म कर दो। टोंगा नली अपने मुंह से लगाई और फूंक मारी। मैरी को मैंने नीचे ढकेला। एक छोटी सी नीडल हवा में उड़े और मेरे बगल से गुजरी। मैंने रिवॉल्वर से शॉट छोड़ा, लेकिन टोंगा तेजी से हट के अंदर भाग गया। जॉनथन ने बंदूक उठाई, लेकिन होम्स ने पहले ही उस पर जंप किया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैरी, आप ठीक हो? मैंने पूछा। हां, लेकिन उसने हाथ हिलाया। होम्स ने जॉनथन के ऊपर कंट्रोल पा लिया, बंदूक छीन के दूर फेंक दी। लेकिन टोंगा फिर से बाहर आया। इस बार हाथ में चाकू था। मैंने रिवॉल्वर उठाया और चिल्लाया, रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। टोंगा रुका। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं। चमक में खतरा और शिकार दोनों का एहसास था। होल्म्स ने जॉनथन को पकड़े हुए कहा, स्मॉल, अपने साथी को रोको, ये खेल खत्म हो चुका है। जॉनथन हफ कर रहा था। टोंगा ने कहा, रुक जा, और चाकू नीचे गिरा, लेकिन उसकी नजर हम पर टिकी रही। मैंने मेरी को अपने पीछे रखा। होल्म्स ने कहा, अब क्या करें? हमें इन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। पहले खजाना ढूंढना होगा। होल्म्स ने ठंडी आवाज में कहा। मल, ये आपकी आखिरी चेतावनी है। जॉनथन ने हंसा। खजाना तुम लोग कभी नहीं पाओगे। मैंने इसे रिवर में छुपा दिया है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। होल्म्स ने मेरी तरफ देखा। वॉटसन, हमें रिवर की तलाशी लेनी होगी, लेकिन पहले इन्हें बंधना होगा। मैंने अपनी जेब से रस्सी निकाली और जॉनथन के हाथ बांध दिए। टोंगा को बंधना मुश्किल था। वो छटपटा रहा, लेकिन होल्म्स ने उसे पकड़ लिया। हमने दोनों को पुरानी झोपड़ी के एक खंबे से बांध दिया। मेरी मेरे पास आई। डॉक्टर वॉटसन, क्या ये सच में खत्म हो गया? लगभग, लेकिन खजाना अभी बाकी है, मैंने जवाब दिया। होल्म्स खड़ा हुआ और रिवर की तरफ देखा। वॉटसन, हमें जल्दी करनी होगी। स्मॉल सच कह रहा है या झूठ? खजाना वहीं है और हमें ढूंढना होगा। उस सुबह मैंने महसूस किया ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जॉनथन का सच सामने आ चुका, लेकिन खजाना और उसका श्रापित राज अब भी हमारा इंतजार कर रहा था। मैं जॉन वॉटसन रिवर के किनारे पुरानी झोपड़ी में खड़ा था। जॉनथन स्मॉल और उसका जंगली साथी टोंगा खंबे से बंधे हुए थे। जॉनथन की आंखों में हार का एहसास था, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। खजाना रिवर में है और तुम लोग इसे कभी नहीं पाओगे।
मेरे बगल में शर्लॉक होल्म्स खड़ा था। उसकी नज़र रिवर के बहते पानी पर टिकी हुई थी। मेरी मोस्टन मेरे पीछे खड़ी थी, सांस तेज, आंखों में डर और जज्बा दोनों साथ। हवा में कोल टार की गुनगुनाहट और नरमी का एहसास था और मेरे दिल में एक अजीब सी थ्रिल और टेंशन का मिक्स। होल्म्स ने कहा, वॉटसन, क्या वो सच कह रहा है? खजाना सच में रिवर में? उसने अपनी टोपी ठीक की। स्मॉल चालाक है, वो सच और झूठ मिलाकर बोलता है। खजाना रिवर में हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कैसे और कहाँ। मेरी ने आगे कदम बढ़ाया। मिस्टर होल्म्स, अगर खजाना सच में रिवर में है तो क्या हम इसे निकाल पाएंगे या ये हमेशा के लिए खो जाएगा? होल्म्स ने उसकी तरफ देखा। मिस मोस्टन, अगर चेस्ट रिवर के नीचे डूबा है तो निकालना मुश्किल होगा, लेकिन अगर स्मॉल ने इसे कहीं छुपाया है, किसी बोट या किनारे पर, तो चांस है। हमें जल्दी करना होगा। मैंने जॉनथन की तरफ देखा। वो चुप था, लेकिन आंखों में चमक थी, जैसे हमारा मजाक उड़ा रहा हो। होल्म्स ने कहा, वॉटसन, हमें पुलिस को बुला देना चाहिए। ये दोनों अब हमारे कंट्रोल में है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन पहले हमें कुछ क्लूज चाहिए। होल्म्स ने कहा, वॉटसन, आप और मिस मोस्टन यहाँ रहिए, मैं झोपड़ी की तलाशी लेता हूँ। होल्म्स अंदर गया। मैं रिवॉल्वर हाथ में पकड़े जॉनथन और टोंगा पर नजर रखा। टोंगा की आंखें अभी भी मुझे घूर रही थीं, लेकिन वो चुप था। मेरी ने धीरे से कहा, डॉक्टर वॉटसन, क्या आपको लगता है कि मेरे फादर चाहते होंगे कि मैं इस खजाने के पीछे भागूं? उसकी नीली आंखों में सवाल था और मैं समझ सकता था कि वो कितनी उलझन में है। मिस मोस्टन, मैंने कहा, शायद आपके फादर चाहते होंगे कि आप सच जाने। ये खजाना अब सिर्फ सोना चांदी का ढेर नहीं है, ये उनकी कहानी का हिस्सा है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। तब होल्म्स बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। वॉटसन, ये देखो, एक मैप है रिवर के किनारे का। इसमें एक जगह दिख रही है, करीब आधा मील दूर। मैंने कागज लिया। उस पे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थीं, रिवर की धुंधली रोशनी में, और सस्पेंस का एहसास बढ़ता जा रहा था। गुड़िया को दिखा रही थी एक जगह पर लाल स्याही से एक निशान। ये खजाने की जगह है क्या? मैंने पूछा। पॉसिबली, होम्स ने कहा। स्मॉल ने इसे अपने पास रखा हो सकता है। हमें वहां जाना होगा, लेकिन पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। हमने पास की एक गोदी से एक नाविक को बुलाया और उससे स्कॉटलैंड यार्ड तक मैसेज भेजने को कहा। इंस्पेक्टर एंथनी जोन्स को बताओ, हत्यारे पकड़े गए हैं, जल्दी आओ, होम्स ने कहा। नाविक चले गए। हमने जॉनथन और टोंगा को वहां छोड़ दिया और रिवर के किनारे उस चिन्हित जगह की तरफ बढ़ गए। होम्स आगे आगे चल रहा था। उसकी नज़र जमीन और पानी पर थी। मैंने मैरी का हाथ थामा ताकि वो कीचड़ में स्लिप ना करे। करीब आधा मील चलने के बाद हम एक पुरानी गोदी पर पहुंचे। वहां एक छोटी नाव बंधी हुई थी जो पानी में हल्की सी हिल रही थी। होम्स ने नाव की तरफ इशारा किया। वॉटसन, देखो, नाव के किनारे पर कोल तार के ताजे निशान हैं। मैंने पास जाकर देखा। नाव की लकड़ी पर काले धब्बे और पास में छोटे पांव के निशान, टोंगा का निशान। हाँ, मैंने कहा। होम्स ने कहा, और शायद खजाना भी। उसने नाव में झांका। अंदर एक पुराना कंबल पड़ा था। कंबल उठाया और नीचे एक लोहे का संदूक दिखा, वही संदूक जो पौंडीचेरी लॉज में खाली मिला था। मैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वही है? उसने पूछा। होम्स ने संदूक खोला। अंदर सोना के सिक्के चमक रहे थे, हीरे और बड़े बड़े मोती। रोशनी में वो जैसे सपना सच हो गया हो। हाँ, होम्स ने कहा, ये आगरा का खजाना है। मैं अवाक था। तो स्मॉल सच कह रहा था, लेकिन उसने इसे रिवर में क्यों छुपाया? शायद भागने की तैयारी थी? मैंने पूछा। होम्स ने कहा, वो इसे लेकर किसी शिप पर जाने वाला था, लेकिन हमने उसे पहले पकड़ लिया। तभी हमें पीछे से घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर एंथनी जोन्स और 2 पुलिस वाले तेज रफ्तार से हमारी तरफ आ रहे थे। जोन्स ने हमें देखा और चिल्लाया, होम्स, ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? शांत रहिए, होम्स ने कहा। हत्यारे झोंपड़ी में बंधे हुए हैं और ये रहा खजाना। जोन्स नाव के पास आया, संदूक को देखकर हैरान रह गया। ये सब आपने कैसे किया? उसने पूछा। थोड़ी सी तर्क शक्ति और वॉटसन की हिम्मत, होम्स ने कहा। अब आप इन हत्यारों को ले जाएं। जोन्स ने अपने लोगों को इशारा किया। वो झोंपड़ी की तरफ गए, लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी। मैंने होम्स की तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने पूछा। हम दौड़कर झोंपड़ी की तरफ गए और वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। टोंगा गायब था, रस्सियां कटी हुई थीं। जॉनथन अब भी बंधा था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। टोंगा भाग गया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने कहा। जोन्स गुस्से से चिल्लाया,
ये कैसे हुआ? आप लोग इसे संभाल नहीं सके? जमीन पर देखा, छोटे पांव के निशान रिवर की तरफ जा रहे थे। वॉटसन, मैंने कहा, टोंगा रिवर में कूद गया। वो खजाना वापस लेने की कोशिश करेगा। हम वापस बोदी की तरफ दौड़े। नाव अब भी वहीं थी, लेकिन पानी में हलचल थी। मैंने देखा, एक छोटी सी छाया पानी में तैर रही थी। वो टोंगा था। मैंने चिल्लाया। होम्स ने जोन्स की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, हमें एक तेज नाव चाहिए, वो खजाना लेकर भाग रहा है। जोन्स ने अपने एक आदमी को गोदी से नाव लाने को कहा। कुछ ही मिनट में एक भाप से चलने वाली नाव हमारे पास थी। हम उसमें साथ बैठे, मैं, होम्स, मैरी, जोन्स और 2 पुलिस वाले। नाव ने तेज रफ्तार से रिवर में दौड़ना शुरू किया। पानी में टोंगा की नाव दिख रही थी। वो तेज पैडल मार रहा था और पास वो संदूक था। वो कितना तेज है? मैंने कहा। वो जंगली है, उसके पास ताकत और हिम्मत दोनों है, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे। नाव की रफ्तार बढ़ी। टोंगा ने हमारी तरफ मुड़कर अपनी नली निकाली और फूंक मारी। एक छोटी सी सुई हवा में उड़ी और मैरी के पास से गुजरी। मैंने उसे नीचे धकेल दिया। मैंने मैरी को नीचे धकेल दिया। सुई नाव के किनारे से टकरा गई। वॉटसन, गोली चलाए, होम्स ने कहा। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और निशाना साधा। गोली पानी में गिर गई, लेकिन टोंगा डर गया। उसने अपनी नाव तेजी से मोड़ी और फिर एक चट्टान से टकरा गई। संदूक पानी में गिर गया और टोंगा खुद भी डूबने लगा। खजाना! मैरी चिल्लाई। हमारी नाव उसके पास पहुंची। टोंगा पानी में तड़प रहा था। पुलिस वालों ने उसे बाहर निकाला। उसकी आंखें बंद थी। वो बेहोश था, लेकिन संदूक गहरे पानी में डूब चुका था। ये खत्म हो गया? मैंने पूछा। होम्स ने रिवर की तरफ देखा। खजाना अब रिवर की तलहटी में है। शायद ये उसका असली ठिकाना नहीं था। मैरी की आंखों में आंसू थे। तो ये सब बेकार हो गया? नहीं, होम्स ने कहा। आपको सच पता चला, हुट्टारे पकड़े गए। खजाना कभी आपका नहीं था मिस मॉन्स्टन। ये एक शाप था और अब सच और इंसाफ हमारे साथ है। हम किनारे पर वापस लौट आए। जॉनथन और टोंगा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैंने मैरी की तरफ देखा। वो उदास थी, लेकिन उसके चेहरे पर रिलीफ भी था। वॉटसन, होम्स ने कहा, यह केस खत्म हुआ, अब घर चले। उस सुबह मुझे यह एहसास हुआ, खजाना मिलना जरूरी नहीं था। सच और इंसाफ ही असली जीत थी। फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल था, क्या वो संदूक हमेशा के लिए रिवर में खो गया? मैं, जॉन वॉटसन, उस दोपहर थेम्स रिवर के किनारे खड़ा था। हमारे सामने भांप से चलने वाली नाव थी, जिसमें जॉनथन स्मॉल और टोंगा पुलिस हिरासत में थे। रिवर का पानी अब भी लहरा रहा था। जहां कुछ देर पहले वो लोहे का संदूक, आगरा का खजाना, हमेशा के लिए डूब गया था। मेरे बगल में शर्लॉक होम्स और मिस मैरी मॉन्स्टन थे। हवा में ठंडक थी। धुंध धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब खालीपन था। शायद इसलिए कि वो खजाना, जिसके लिए इतना कुछ हुआ, अब हमारे हाथ से निकल चुका था। इंस्पेक्टर एंटनी जोन्स हमारे पास आया। उसका चेहरा लाल था और अब भी गुस्से में लग रहा था। होम्स, आपने हत्यारों को तो पकड़ लिया, लेकिन खजाना गवा दिया। ये क्या मजाक है? होम्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, इंस्पेक्टर, खजाना कभी हमारा मकसद नहीं था। हमारा काम हत्यारे का राज सुलझाना था, और वो हमने कर दिखाया। बाकी आपकी नाकामी है कि टोंगा भाग गया। जोन्स की भौं सिकुड़ गई। मेरी नाकामी? आप लोग इसे संभाल नहीं सके? खैर, अब ये हत्यारे मेरे हवाले है। मैं इसे स्कॉटलैंड यार्ड ले जाऊंगा जरूर, होम्स ने कहा। और अगर आपको और मदद चाहिए तो बेकर स्ट्रीट पर मिलिए। जोन्स कुछ बड़बड़ाता हुआ नाव की तरफ चला गया। मैंने होम्स की तरफ देखा। आप इतने शांत कैसे रहते हैं? खजाना चला गया और जोन्स आपको ताने मार रहा है। होम्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वॉटसन, खजाना एक बहाना था। असली खेल दिमाग का था, और वो मैं जीत गया। जोन्स को अपनी रिपोर्ट चाहिए, मुझे अपनी संतुष्टि मिल गई। मैरी चुपचाप हमारी बात सुन रही थी। उसने रिवर की तरफ देखा और धीरे से कहा, मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सब बेकार था। खजाना मिल भी गया, फिर गायब हो गया। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मिस मॉन्स्टन, ये बेकार नहीं था।
आपको अपने पिता का सच पता चला और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे अब सजा पाएंगे। खजाना शायद कभी आपका हक नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। आप अब सही कहते हैं डॉक्टर वॉटसन। शायद ये खजाना मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पिता की यादों के लिए था। अब मुझे शांति मिल रही है। होम्स ने अपनी टोपी उतारी और हवा में लहराई। तो चलिए बेकर स्ट्रीट, इस केस को खत्म करने का वक्त है, उसने कहा। हमने एक गाड़ी ली और 221B की तरफ चल दिए। रास्ते में मैं चुप था। दिमाग में सारी घटनाएं घूम रही थीं। मैरी का पहला आना, पौंडिचेरी लॉज की वो डरावनी रात और जॉनथन स्मॉल का सच। ये सब अब एक सपने की तरह लग रहा था जो अब खत्म हो चुका था। और इस तरह एक और राज, एक और खूनी किस्सा अपनी मंजिल पर पहुंच गया। थेम्स के किनारे हमने देखा सच और इंसाफ, लेकिन खजाना, वो खजाना जो इतनी जिंदगी बदल गया, अब हमेशा के लिए रिवर की गहराइयों में डूब चुका था। मिस मैरी मॉन्स्टन ने अपने पिता का सच जाना और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें सजा मिली। जॉनथन स्मॉल और टोंगा अब पुलिस के हवाले हैं और हमने समझा कि असली जीत सिर्फ सोना या हीरे का नहीं बल्कि सच और इंसाफ का होता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के अंधेरों में भी सच की रोशनी हमेशा चमकती है। हर रहस्य का अंत होता है, लेकिन हर सच का अपना एक एहसास होता है जो हमेशा दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा सस्पेंसफुल लगा। और हाँ, ऐसे और राज भले मिस्ट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन की तरह सच और इंसाफ के पीछे। अगली कहानी तक खुद को सुरक्षित रखिए और याद रखिए, हर राज का एक सच छुपा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।